नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लगभग 6 हफ्तों तक चला 18वीं लोकसभा का चुनाव अब खत्म हो गया है। मंगलवार को आए नतीजों ने एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीजेपी 240 सीटें ही जीत सकी। 240 सीटों तक ही बीजेपी सिमट कर रह गई। सत्तारूढ़ एनडीए ने 291 तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें जीत हासिल की। और इस बार सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को हुआ है तो वो एनडीए है। और 2019 के चुनाव में एनडीए 350 के पार चला गया था, लेकिन इस बार 300 सीट भी एनडीए नहीं जीत सका। वहीं विपक्ष का एकजुट होना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बीजेपी बुरी तरह पिछड़ रही है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के कई दलों ने जबरदस्त वापसी की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदों के मुताबिक सीटें हासिल करने में चूक गई और कांग्रेस ने खुद को कैसे बेहतर किया। तो सबसे बड़ा जो पहला फैक्टर था वो था मोदी मैजिक वर्सेस विपक्ष की एकजुटता। ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो काम करता नजर आया इस चुनाव में। पिछले 2 महीनों में बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों का चुनाव प्रचार देखें तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि उन्होंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। किसने? एनडीए ने। जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेताओं ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी और चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता स्थानीय मुद्दों से बचते हुए नजर आए इंडिया ब्लॉक के। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष छोटे बड़े सभी स्थानीय मुद्दों को उठाते नजर आए और पूरा प्रचार केवल और केवल पीएम मोदी के करिश्मे पर टिका था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी जनता से कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा, या हम ये कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जरिए सरकार के प्रति नाराजगी का जोर शोर से उठाते रहे और जनता के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाते रहे। सबसे बड़ा मुद्दा, दूसरा मुद्दा क्या, दूसरा फैक्टर क्या काम आया? महंगाई पर आर पार की जंग नजर आई इस लोकसभा चुनाव में। महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती रही, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस अपनी आवाज उठाती रही और जनता के बीच में यह एक बड़ा फैक्टर काम किया कि महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई के मुद्दे ने इस चुनाव पर बहुत ही गहरा असर डाला। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों पर लगातार बढ़ रही महंगाई ने सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया और विपक्ष इस मुद्दे के असर को शायद पहले ही भांप गया था और इसीलिए उसने हर मंच से गैस सिलेंडर सहित रसोई का बजट बढ़ाने वाली दूसरी चीजों की महंगाई को मुद्दा बनाया। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री महंगाई के मुद्दे पर केवल आश्वासन भरी बातें ही करते हुए नजर आए और जिसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को उठाना पड़ा, बीजेपी को भी उठाना पड़ा और इसका फायदा इंडिया गठबंधन या विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठाया गया। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि युवाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बात की, राहुल गांधी ने बात की और इसके बाद ये कहा गया कि दरअसल ये बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा था कि देश में युवा बेरोजगार है, उनके हाथों में रोजगार नहीं है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने एक बड़े फैक्टर के तौर पर काम किया और विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो तुरंत 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और मंगलवार को जब चुनाव नतीजे घोषित हुए तो साफ तौर पर संकेत दे रहे थे वो कि राम मंदिर, सीए लागू करने की घोषणा और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे तमाम वो मुद्दे भी
बीजेपी को बेरोजगारी के खिलाफ बने माहौल के नुकसान से नहीं बचा पाए और यही वजह रहा शायद कि जनता का एक बड़ा वर्ग, या हम ये कह सकते हैं कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग एनडीए के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता नजर आया। अगला सबसे बड़ा मुद्दा जो था उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। स्थानीय नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ी देखने को मिली है और इसके अपोजिट अगर हम देखें विपक्षी गठबंधन का क्या कुछ फॉर्मूला रहा, तो वो पीडीए का फॉर्मूला जो कि अखिलेश यादव ने तैयार किया। स्थानीय नाराजगी कुछ ऐसे समझिए कि दरअसल जिन सांसदों को चुना जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद थे और ये कहा गया कि दरअसल वो विकास करेंगे, लेकिन वो जनता के बीच नहीं पहुंच सके 5 साल, वो जनता से सीधे कनेक्ट नहीं हो पाए और यही वजह रही कि स्थानीय लोगों में नाराजगी रही। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये जो पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया, ये पीडीए का फॉर्मूला बड़ा कारगर साबित हुआ और यही वजह रही कि यहां पर स्थानीय नाराजगी वर्सेस पीडीए का फॉर्मूला काम करता नजर आया है। अब इसको जरा कुछ ऐसे समझिए कि बीजेपी को इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर भी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी। कई सीटों पर टिकट बंटवारे की नाराजगी मतदान की तारीख तक भी दूर नहीं हो पाई, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के साथ जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा किया और अखिलेश यादव ने पीडीए समीकरण बनाकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ों में पिछड़ों को साधने का बड़ा काम किया और समीकरण बिल्कुल फिट भी बैठा। उधर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा सवर्ण मतदाताओं का विरोध भी कुछ सीटों पर बीजेपी के खिलाफ देखने को मिला। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है या कहा जाए तो बीजेपी इस चुनाव में केवल उन मुद्दों के भरोसे रही जो आम जनता से कोसों दूर थे और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ गया। अब अगला सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आप समझिए जरा, ये बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत मायने रखता है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बीजेपी को आरएसएस का साथ नहीं मिला। अब यहां पर समझिए जरा कि बीजेपी जिस तरीके से आरएसएस के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करने की पूरी पुरजोर कोशिश हर बार करती रही है और आरएसएस उस पर बड़ा काम करता आया है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो सियासी पंडित बात करते हैं या अपना विश्लेषण देते हैं उनके मुताबिक या सूत्रों के हवाले से जो खबरें बीजेपी के अंदर खाने से निकल करके आती हैं उनके मुताबिक आरएसएस का इस बार भरपूर सहयोग नहीं मिला है। और सूत्रों के मुताबिक शुरुआत के 5 चरणों में संघ के अलग अलग स्तर के पदाधिकारियों ने चुनाव को लेकर कोई मीटिंग भी नहीं की और स्वयं सेवकों को कोई मैसेज ही नहीं गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उन्हें काम करना है। लेकिन 5वें दौर की वोटिंग के बाद संघ की एक मीटिंग बुलाई गई और आगे काम करने के लिए बातचीत भी हुई, जबकि विपक्ष पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ आरएसएस को निशाने पर रखते हुए यह आरोप लगातार लगाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार हुई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सीटें यदि 400 से ज्यादा होती हैं तो संविधान बदल दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह बड़ा नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया। इसके साथ ही आरएसएस अपने मुताबिक देश को चलाएगा, यह बात भी विपक्ष की तरफ से कहा जाने लगा। उधर छठे दौर की वोटिंग से पहले फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आ गया कि बीजेपी को पहले संघ की जरूरत होती थी, लेकिन अब बीजेपी पूरी तरीके से सक्षम है, यानी अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। और सूत्रों की माने तो यह बयान संघ के भीतर चर्चा में रहा और इसका असर यह हुआ कि संघ के स्वयंसेवक फिर एक्टिव नहीं हुए। तो दरअसल सुनिए, इसे पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया और क्या कुछ उस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला था, जरा सुनिए पवन खेड़ा को। परसों नड्डा जी ने कहा अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, हम आरएसएस से बड़े हो गए। भाई या तो घमंड से बोला, अगर घमंड से नहीं बोला तो षड्यंत्र किया। इन दोनों गुजराती भाइयों के खिलाफ नड्डा जी ने एक षड्यंत्र किया, कहा हम आरएसएस से बड़े हो गए। तो हो सकता है आरएसएस बदला ले रही हो, अब वोटर निकलता ही नहीं इनका। तो पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुन ही लिया, लेकिन सरकार की हैट्रिक लग गई है। सत्ता भले ही सत्ता से दूर हो नरेंद्र मोदी की सरकार,
एक बात यहां पर यह भी समझने के लिए जरूरी है, लेकिन जो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थी, या 2019 में जो करिश्माई अंदाज से भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी, वो नहीं जीत पाई है। हालांकि पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी जहां अपने बूते पर सत्ता में थी, तो वहीं इस बार उसे सहयोगियों पर अब निर्भर रहना होगा। और पहले जो विपक्ष कमजोर था, अब वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। तो आपने पूरा गणित समझ लिया होगा कि आखिर इस 2024 के लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, चुनाव के नतीजे आए हैं, उन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें घटी हैं 2019 लोकसभा चुनाव के तुलना में, आखिर कहां पर भारतीय जनता पार्टी चूकती नजर आई या एनडीए चूकता नजर आया, और विपक्ष ने अपने आप को कैसे मजबूत किया। और यही वजह रही कि जो आज आपके सामने नतीजों की तस्वीर है, वो कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है।